सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और हेल्दी नमस्कार भी। हेल्दी वाला भी नमस्कार और प्रेम वाला भी नमस्कार। बिल्कुल, दोनों बहुत जरूरी है ना? और क्या हालचाल है? बिल्कुल अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हमारे सारे जितने हमारे श्रोता जो हैं इस वक्त रेडियो के पास है और उसके अलावा भी खूब अच्छा सा अपना ध्यान रख रहे होंगे, पानी अच्छी मात्रा में पी रहे होंगे, ठंडी चीजों से मतलब ये नहीं है कि फ्रिज का सामान निकाला और ले लिया, वो चीजें जो हमारे शरीर को ठंडा दे, हाँ, और जिनकी तासीर ठंडी होती है, इस तरह की चीजों का सेवन कर रहे होंगे। तो गर्मियों में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है और सखी सहेली सुनना यानी विविध भारती सुनना भी उतना ही जरूरी है जो हमारे श्रोता सुनते हैं। हाँ, और आज तो इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या हमारे ये जो पिटारा है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आज देखिए, मुझे कुछ कहना में हम जानना चाहते हैं देर तक जागने की आदत। यानी ये आदत ना बहुत कॉमन सी हो गई है दीपा, हर कोई जागता है। पहले हम कहते थे कि सिर्फ युवा जागते हैं, पर जब से ये मोबाइल हमारे हाथ में आए ना, हर कोई जागने लग गया है। हर कोई बिल्कुल चुपचाप अपने मोबाइल लिए रहते हैं और उस पे स्क्रोलिंग चलती रहती है और इस चक्कर में देखिए जो चश्मे जो चढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं चश्मे के और इससे बहुत सारे नुकसान है, सिर्फ आंखों का ही नहीं, हमारे पेट की समस्याएं जो है, हमें एसिडिटी की समस्या होने लग गई है, मोटापा बढ़ रहा है, अनेक समस्याएं हैं देर तक जागने के कारण। तो मुझे कुछ कहना है इस सेगमेंट के अंतर्गत देर रात तक जागने की आदत। तो हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स भी लिखे हैं। बिल्कुल, और भी हम जानते हैं क्या आपको आदत है या आपके घर में किसी को आदत है। घर में कोई युवा अगर सदस्य है तो उसकी आदत है, अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप उसके बारे में कुछ बोलते हैं या खुद को बदलना चाहते हैं या घर में किसी को बदलना चाहते हैं, जो भी बात मन में आपके आ रही है, कुछ अच्छी सी ऐसी जो हम अपने सभी श्रोता के साथ साझा कर सके, ऐसी बात बताइएगा और संक्षिप्त में लिखकर बताइएगा। शॉर्ट में होगी मैसेज तो ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के मैसेज हम पढ़ सकते हैं। साथ ही कहानी पद्मश्री के सेगमेंट के अंतर्गत पार्वती बरुआ, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। साथ ही आज एक खास दिन है, भारतीय रेल दिवस है और शादी समारोह में किराए के पोशाक, यानी इसका बहुत ज्यादा चलन है अभी, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई पैसे की अब होने लगा है कुछ ज्यादा ही। जी। तो आप क्या समझते हैं, इस बारे में अपने विचार साझा कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, किराए से लाना चाहिए या खरीदना चाहिए या दोनों में किस चीज का फायदा ज्यादा है, उस विषय पर भी आप हमें कमेंट्स लिखकर भेजिए। और साथ ही उपयुक्त टिप्स जो हम हर गुरुवार को लेते हैं, उसमें आज हम रसोई घर की सफाई, यानी रसोई घर को अगर हम साफ रखेंगे तो हमारा सभी का जीवन स्वस्थ होगा, तो इस विषय में भी हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय में लिखे भी है, तो और भी कमेंट्स लिखकर भेजिए कि आप अपना रसोई घर कैसे साफ रखते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं भाई, कई सारी चीजों पे हमने तो उनके ऊपर बिल्कुल ऐसा लगता है एक के बाद एक बौछारे दे दिए, ये भी लिखिए वो भी लिखिए। अब बहुत जितना आपका मन चाहिए आप लिखिए, लेकिन ऐसी बातें लिखिएगा जो हम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें। और अब गाना सुन ले, चलिए। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। आएंगी बहारें तो अब
अच्छा, अपने श्रोताओं, सोनाली, अपने श्रोताओं से तो हमने इतने सारे सवाल कर लिए और इतनी सारी बातें लिखने के लिए कह दिया। श्रोताओं की तरफ से अब आपसे एक सवाल। ओहो दीपा, जब सवाल का जिक्र चलता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है। कोई बात नहीं, एकदम आसान सवाल है जिसका जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे देंगी। क्या है सवाल? ये बताओ, इतने हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए तुम यहाँ पर विविध भारती के ऑफिस में आती हो, स्टूडियो में आती हो, हंसती रहती हो, हमें पता है बहुत दूर रहती हो यहाँ से, क्या राज है इसका? इसका राज है भाई महानगरों की लाइफ लाइन, यानी हमारी लोकल ट्रेन। उन ट्रेन की बदौलत ही मैं घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेती हूँ। अरे वाह। और बस एक चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, समय का ध्यान, कि वो जो टाइमिंग होते हैं ना जी, 9:14 की गई तो 9:17 को पकड़ना है, 9:17 की गई तो 9:21 अगर गई तो मेरा अगला जो है वो भी चूक जाएगा। तो बस समय का ध्यान रहते हुए और फिर मैं पूरी तैयारी के साथ में आती हूँ तो जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाती हूँ। क्या बात है। मतलब कि एक हमारे जो जीवन की जो पूरा सफर है, इसमें कहीं ना कहीं रेल का, ट्रेन का बहुत ज्यादा महत्व है और कहीं ना कहीं एक जरूरी हिस्सा सा बना हुआ है ना? बिल्कुल। तो हमारे श्रोता ये भी बताएंगे आपके जीवन में क्या इस तरह से कोई हिस्सा इसका, ट्रेन का कोई है महत्वपूर्ण? लिखा है बहुत सारे सखियों ने, श्रोताओं ने लिखा भी है कि उनके जीवन में ट्रेन का कितना ज्यादा महत्व है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखे हैं। वैसे आज की रफ्तार भरी जिंदगी में जब हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ घंटों से मिनटों में पहुंच जाते हैं तो ये बात कभी कभी याद नहीं रहती कि हमारे देश में कभी रेलगाड़ी, यानी पहली रेलगाड़ी कब चली होगी। तो ये 14 डिब्बों वाली जो ट्रेन थी ना, उस समय 34 किलोमीटर की दूरी करीब 1.25 घंटे में तय हुई थी। वो आज ही का दिन था, यानी वर्ष था 1853 और बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली थी, जिसे 3 भाप इंजनों ने खींचा था, जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। और लगभग 400 यात्रियों के साथ उस समय पहली बार ट्रेन में बैठकर सफर करने का बहुत सारे लोगों को मौका मिला था। अखबारों में खबरें छपी थी और दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच ये ट्रेन रवाना हुई थी। क्या बात है। और इन्हीं ऐतिहासिक पलों को आज हम भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दिन सिर्फ एक विभाग का हम उत्सव नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे देश की जो जीवन रेखा है उसके गौरवशाली सफर का ये प्रतीक है। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलों के जो नेटवर्क है उसमें से एक है। ये सिर्फ माल ढोने का काम नहीं करती, लाखों लोगों को रोजगार देती है। हमारे अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक रेल देश के कोने कोने को जोड़ता है। ये एक सस्ता और सुलभ साधन है ना? और कैसे है, बहुत सारे ये मैसेजेस भी आए हैं हमारे साथियों के। और अब अगर आधुनिक भारत की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृत भारत ट्रेनें हैं जो भारतीय रेल की नई पहचान बन चुकी है। आज 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल हो चुका है और होता चला जा रहा है। और स्वचालित सुरक्षा प्रणाली ये बहुत विस्तार ले रही है। और एक हमारे साथी ने भी लिखा है, दीपा, मेरे तो ट्रेन बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मेरे पतिदेव की तो जॉब ही रेलवे में थी। जीवन में, घर में, बातों में पहले रेल है, फिर कुछ और है। रेलवे के स्टेशन के बिल्कुल पास मेरा क्वार्टर है। पूरे दिन ट्रेन की आवाजाही, उसके अंदर पैसेंजर की रेल हॉर्न की आवाज, अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट की आवाजें, इनके बीच ही मेरा दिन गुजरता है। और मुझे गर्व है कि रेलवे पर और मेरे पति पर भी कि लोगों की यात्रा को सुखद बनाने का हम काम करते हैं। क्या बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। बिल्कुल। और देखिए, एक और ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने याद किया है। ये कहती है कि मैं सिर्फ 2 महीने की थी जब रेल की मुसाफिरी की थी। अच्छा। मेरे पापा रेलवे में थे और मेरा जन्म होते ही उनका प्रमोशन हुआ था और ट्रांसफर भी हुआ था। मैं जब 2 महीने की हुई तब मुझे लेकर ये नए शहर शिफ्ट हुए थे। क्या बात है। हम इन सखी का नाम रेल रानी रखेंगे। तो आज से आपका नाम रेल रानी। और एक हमारे साथी लिखते हैं, सेवा काल के दौरान लंबे रेल सफर करने का कम मौका मिला है, लेकिन सेवा निवृत्ति के बाद हर रोज शाम को वॉकिंग करते रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम चले जाते हैं। वैसे हमारा गांव छोटा है, वॉकिंग ट्रैक की सुविधा भी नहीं है और ट्रेन की आवाजाही भी कम होती है। तो स्टेशन मास्टर के सौजन्य से मेरे जैसे कई सेवा
सेवानिवृत्त या बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज शाम को वॉकिंग करने प्लेटफॉर्म पर आया करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये परिवहन का सबसे सस्ता, सुंदर, सुविधाजनक और सुगम आरामदायक साधन है। हमारे देश के लगभग सभी भागों तक इसकी पहुंच है। कई प्रकार की रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। आप बैठकर यात्रा करें, चाहे सोते हुए जाना, चाहे खाते पीते हुए जाएं, खेलते हुए जाएं। इतनी जगह होती है ट्रेन के कंपार्टमेंट में कि टहल भी लें। सामान्य डिब्बे में जाना चाहे या वातानुकूलित, सभी प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। हर किसी का अपना अनुभव है और वो भी चाहती हैं कि सब लोग शेयर करें और वो सुनना चाहते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भारतीय रेलवे विद्युतीकरण के मामले में दुनिया के में दूसरे स्थान पर है और 100% विद्युतीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन नेटवर्क के विशाल आकार के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क है। तो कितनी अच्छी बात लिखी, हमें सचमुच गर्व महसूस होता है। और पहाड़ों की ट्रेन की बात कितनी सुखद लगती है ना। बिल्कुल। जब तो अपने सभी श्रोताओं को लेकर कि चले कहीं, चले घूम के आते। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। सोच रही हो? हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, अरे फिर न कभी कहना
विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम की एक कालजयी श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा, जिसमें शामिल थे पंचम। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा वेस्टर्नाइज म्यूजिक डायरेक्टर है, तुम्हारे साथ गाना किए, उसमें कोई वेस्टर्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलजार, ये बैठ के पूजा के गाने कंपोज कर रहे थे और उसमें मैंने ये पूजा के गाने के ऊपर बनाया था खुशबू में, सावन जले भादों जले। आशा भोसले, सबको अपने आसान गाने गवाए, मेरे साथ मुश्किल मुश्किल गाने आप क्यों लेके आए, मेरे को आज तक नहीं समझ। जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले को नमन करते हुए एक बार फिर संगीत सरिता में मेरी संगीत यात्रा 18 अप्रैल से सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। दीपा, हमारे एक साथी लिखते हैं, बहुत ही मजेदार सा कमेंट इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार है सखी सहेली रूपी इंजन, जिसमें 2 लोको पायलट सखियां हैं, हम दोनों का नाम लिखा है, और ट्रेन के कोचेस में सभी सखियां और सखा तैयार बैठे हैं दोपहर 3 से 4 बजे के सफर के लिए। सिर्फ ट्रेन के मैनेजर यानी अनुश्री पाठक जी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, तो हम सभी का सफर मंगलमय हो। तो आपको बहुत सारे धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात है। इसी तरह इस पढ़ रही थी और मैं कल्पना में की दुनिया में कहीं चली गई थी कि वाकई में अगर ऐसा कितना अच्छा हो जब हम सब एक साथ बैठ के कहीं जाएं। मेरे आंखों के सामने दृश्य आ गया कि हमारे वो सारे डब्बे में हमारे श्रोतागण बैठे हुए हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं। वैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब ट्रेन में जाते हैं तो उससे जुड़ी बहुत सारी यादें होती है। वो हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, समय की कमी है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये कमेंट्स तो पढ़ा जाए। कि उन्होंने कहा है कि जब रेल से इधर उधर जाना होता है तो रेलवे स्टेशन पर गर्मा गर्म चाय, पकौड़े, समोसे मिलते हैं, साथ में किताबों की दुकान, अखबार, बच्चों के लोटपोट, चंदा मामा उपन्यास भी मिलते हैं, बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं। बड़ा मजा आता है रेलवे में सफर कर गए। खिड़की की सीट के लिए भी मारामारी होती है। भारतीय रेल का नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज एक से बढ़कर एक सुपरफास्ट गाड़ियां और बहुत खूबसूरत स्टेशन बन रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगनी रेलवे मुसाफिरों को मंजिलों पर पहुंचाती है और जीवन यात्रा सुगम बनाती है। रेल के लिए गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और जिंदगी चलती जा रही है। बिल्कुल। और ऐसी एक और संदेश है जो कि एक अच्छी जरूरी बात बताता है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। अच्छा। ये ट्रेन का सफर को पूरा करने में लगभग 75 से 80 घंटे लग जाते हैं। ये असम से शुरू होती है तो सीधे दक्षिण के अंतिम छोर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक ये जाती है और अपने सफर के दौरान ये असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य से होकर गुजरती है। और ये पहाड़ों से भी जब गुजरती है ना ट्रेन, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाथियों का झुंड उसके सामने आ जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें वो टेक्निक पता होती है कि उन हाथियों के झुंड को कैसे पटरी से बाहर लाना है। उनमें से एक नाम है पार्वती बरुआ का, जिन्हें हस्ती कन्या के नाम से भी जाना जाता है। असम में जन्मी और पली बढ़ी पार्वती को गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था। इसके बजाय वह वन्य जीवों की प्रशंसक थी और प्रकृति में समय बिताना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वो गौरीपुर के राज परिवार के स्वर्गीय प्रकृतिश चंद्र बरुआ की 9 संतानों में से एक थी और प्रकृतिश गौरीपुर के राजाओं के अंतिम शासक भी थे। कम उम्र में ही हाथियों के प्रति उनका स्नेह उनके पिता से उन्हें मिला, जो हाथियों के बारे में अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रसिद्ध रहे थे। इनकी दिनचर्या में हाथियों को नहलाना, जंगल में उनकी सवारी करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, ये सब शामिल है। उन्होंने अपने प्यारे हाथियों के लिए एक रेसिपी भी बनाई है। वो हदिया कहती हैं इस व्यंजन को, और चावल से बना एक ये स्वादिष्ट व्यंजन है। और उनका कहना है कि हाथी मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को समझती हूँ। एक बार पुकारते ही वे सब दौड़कर मेरे पास आ जाते हैं, पार्वती ने एक इंटरव्यू में कहा था। और बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य उग्र हाथियों को संभालने या घायल या बीमार हाथियों की देखभाल करने में पार्वती बरुआ की सहायता लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर पटरी पे आ गए तो पार्वती जी को बुलाते हैं कि इन्हें साइड में किया जाए।
क्या बात है। और इसी तरह आगे उनके बारे में ये कहा गया है कि एक बहुत सारी कहानियां हैं वैसे उनकी, मैं जिस तरह से बता रही हूँ ना अभी, की पटरियों से उन्हें हटाना पड़ता है, वैसे एक बार ये हुआ कि 50 हाथियों का एक झुंड था, वो रास्ता भटक गया जंगल में, और वो कुछ ऐसे रास्ते पे जा रहे थे जहां उनके जान को भी खतरा हो सकता था। और राज्य के अधिकारियों ने पार्वती से फिर संपर्क किया। उनके 3 हाथियों और अन्य जो महावतों की एक टीम के साथ उन्होंने 2 सप्ताह का एक बहुत साहसिक प्रयास किया, और उसके बाद हाथियों को उन्होंने सही प्रवासी मार्ग पर वापस लाने में सफलता प्राप्त की। और इसके साथ ही पार्वती बरुआ जो है वो सादगीपूर्ण जीवन जीना उन्हें पसंद है, और वो जो है ना यानी ये जो चकाचौंध भरी जिंदगी चमक दमक से दूर सादगी के साथ जीना पसंद करती है। और जब उनसे हाथियों के प्रति आकर्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शायद इसलिए क्योंकि हाथी बहुत स्थिर, वफादार और स्नेही और अनुशासित होते हैं। और उन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। पार्वती बरुआ को उनके साहस, वन्य जीव संरक्षण और हाथियों के साथ उनके अद्वितीय कार्य के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पार्वती बरुआ को यह सम्मान उनके वन्य जीव संरक्षण, विशेष रूप से हाथियों के साथ उनके योगदान के लिए दिया गया है। चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, आहिस्ता आहिस्ता चल उसको न तकलीफ हो, हाय हाय खा न जाए, हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम दे,
हाथी चल ले चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार चल 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 मेरे साथी और इस अपने साथी हाथी के साथ एक ब्रेक लेने का समय आ गया है। तो दीपा, जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने रेलवे को लेकर अपनी अपनी यादें साझा की, वैसे यादें ऐसी बहुत सारी सुखद यादें होती है ना शादियों की भी, हाँ, कि शादियों में हमारे जो लहंगे या हमारी चुनरी या बहुत सारे ऐसे आभूषण जो बहुत सुखद होते हैं, जिन्हें हम बहुत सहेज कर रखते हैं। पर बदलते जमाने की तस्वीर में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही लहंगा होता है। आज इतने सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फिर हल्दी है, मेहंदी है, संगीत है, शादी में भी फेरे के वक्त अलग, विदाई के वक्त अलग। तो इतने सारे जब कपड़े खरीदे जाते हैं तो हमारा बजट बिगड़ सकता है। बिल्कुल, इसलिए और फिर ये भी हो जाता है कि हम वो पोशाक को दोबारा भी नहीं पहनना चाहते। रिपीट नहीं पहनना है कि लोग कहेंगे भाई इन्होंने तो इस शादी में भी पहनी, उस शादी में भी पहनी। तो इसलिए यानी खासकर जो दुल्हन और दूल्हे हैं आजकल जो है किराए के कपड़े यानी पोशाक जो है वो लेकर आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक यानी विकल्प है ये, कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं खुद के ही कपड़े चाहिए, पर इतने महंगे भी होते हैं ना वो भारी भरकम कपड़े। और साथ में ये भी बात होती है कि वो कपड़े रखने में इतना ज्यादा जगह लगती है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े बक्से में होते हैं। और साथ ही ऐसा होता है ना कि शादी के जो कपड़े हम पहन के दूसरों की शादी में भी नहीं जा सकते कि हमें दूल्हे दुल्हन लगेंगे बाद में। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि परिवार मतलब जो दूल्हा दुल्हन है या उसका परिवार है वो तो महंगे कपड़े, डिजाइनर कपड़े पहनना पसंद करेंगे, पहनते भी हैं, लेकिन फिर उनका क्या किया जाए ये समझ में नहीं आता, है ना। और फिर जो अलग कोई कार्यक्रम है या छोटे मोटे कार्यक्रम है तो हम उनमें तो ये सारे कपड़े जो हैवी कपड़े हैं उन्हें हम पहन नहीं पाते। तो ये जो शादी में किराए के पोशाक है ये एक नई सोच तो बेशक विकसित हुई है। देखते हैं हमारे श्रोताओं का क्या विचार है इस पे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादी की पोशाक किराए पर लेने का एक बहुत बड़ा फायदा है। एक बार पहनने के बाद आपको उसे रखने के लिए जगह ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोटे घरों में रहने वाले अलमारी में ज्यादा सामान रखना पसंद ना करने वाले या तनाव मुक्त आसान अनुभव चाहने वाले भावी दूल्हा दुल्हन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अच्छा, तो ये एक हमारे श्रोता ने लिखा, लेकिन एक हमारी सखी है ये कह रही है कि शादी में लेने का मैंने सोचा था खुद की शादी में, लेकिन उन्हें रेट ये जो किराया जो मांग रहे थे वो उन्हें इतना ज्यादा लगा कि उन्होंने ये फिर जो विचार था ये छोड़ दिया। ये चलन कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि किराए के पोशाक जो रखते हैं वो बहुत हाई रेट रखते हैं, ऐसा हमारी सखी का मानना है। और ये कहने लगे कि हम नए कपड़े भी खरीद तो लेते हैं, फिर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसे भी करके उन्हें दोबारा पहन लेते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेट बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर रेट कहीं कम हो तो वो शायद इनको ले सकती है, ऐसा उनका सुझाव है। यानी अपनी अपनी सोच होती है। अब जैसे रेट की बात कही है तो जो महानगरों में ये जो शोरूम होते हैं जहाँ पर ये किराए के रखे जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा किराया भी होता है उस जगह का। उसके बाद में अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो उसके बाद में उसे ड्राई क्लीन करवा के उसे फिर से फिटिंग का करवाने में भी उन्हें भी खर्चा होता है। और फिर ऐसा है ना कि हम वो थोड़ा सा किराया हमें ज्यादा लगेगा पर उससे 5 गुना कीमत का जो कपड़ा अगर हम खरीदेंगे तो फिर जिंदगी भर हमें अफसोस भी हो सकता है कि अरे भाई अब इसका क्या करें, अब ये तो पहन नहीं सकते। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ बातें लिखी। एक
सखी ने लिखा है कि शादी का लहंगा सिर्फ एक पोशाक नहीं होता बल्कि हमारी यादों की धरोहर होती है। लोग इसे हमेशा संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये आपके सपनों का वस्त्र है, इसलिए इसे नया ही पहनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ब्राइडल लहंगे में ज्यादा बजट जा रहा है तो आप कम बजट वाला भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नया होना चाहिए। आजकल मार्केट में कई रेट्स के लहंगे भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे बस हमारे दिल को हमें संभाल के रखना होगा कि भाई ज्यादा महंगा नहीं खरीदना है, अपनी पॉकेट की तरफ भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने तो जो डिजाइनर या प्रीमियम कपड़े हैं वो कहते हैं कि शानदार तरीका है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और उन्होंने कई सारे बेहतरीन विकल्प जो ऑनलाइन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे उपलब्ध हैं उनके सब के बारे में बताया। और ये कहते हैं कि किराए की पोशाक के जो विकल्प हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। लहंगे, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, साड़ियाँ, गाउन या एक्सेसरीज, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ पैसा करना पड़ता है, यानी सुरक्षित जमा कुछ राशि रखनी पड़ती है। आप वहाँ पे जमा कर दें और उसके बाद आप कपड़ा ले जाके पहने। और फिर हर एक जो कंपनी है या ब्रांड है वो दिन कोई तय करता है, कोई 2 दिन के लिए देता है, कोई 3 या 4 या 5 दिन के लिए। इस तरह से तय किए हुए दिन में आप उसे उन्हीं कपड़ों को वापस लौटा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसके फायदे ये हैं कि आप महंगे ब्रांडेड कपड़े कम कीमत में समय की बचत और फंक्शन के हिसाब से एक विविधता जो लाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। बस उसे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि खाना खाते वक्त उसमें दाग वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, या फिर अगर हमारा हल्दी खेल रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें ऐसे दाग पड़ गए कि जो नहीं निकल सकते तो फिर उसमें हमारे पैसे और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। एक साथी ने हमारे लिखा है कि शादी समारोह में किराए की पोशाक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, इसमें पैसे भी बचते हैं और दिखावा भी नहीं करना पड़ता। ये बहुत सही इन्होंने बात लिखी है। वैसे आजकल शादियां जो है दिखावे के बिना अधूरी रहती है, हर कोई दिखावा ही करता है शादियों पे। सादगी कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा चलन होने लगा है। पर ऐसा है सोनाली कि कहीं कहीं ये भी देखा है कि बहुत सादगीपूर्ण जो लोग करना चाहते हैं वो करते भी हैं। तो दोनों तरह के आपको जो समाज में है ये रंग रूप देखने को मिल जाएंगे। बस ये है कि जो भी करे ना उसमें दिल को सुकून मिले। ऐसा ना हो कि अरे हमने ये किया तो दुख नहीं होना चाहिए। हमने किया है, हमने अपने शौक के लिए किया और हम बहुत खुश हैं, है ना। अगर आप खुश हैं और मन अच्छा है तो देखो अंदर से ऐसा लगने लगता है कि जैसे कहीं कुछ जादू हो रहा है, कहीं कुछ मैजिक हो रहा है। सुन लेते हैं वो जादू। चलिए। पिया
सोनाली, तुम्हारा मन अभी क्या कह रहा है? जिया क्या कहता है? मेरा जिया कह रहा है कि भाई श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ो। हमारे एक सही कहता है और बिल्कुल शुरू हो जाओ आप। हमारे एक सखी ने लिखा है कि मेरी बेटियों ने शादियों में इतने सारे लहंगे खरीद लिए हैं और अब रखने के लिए भी तकलीफ है। देख देख के ही बुरा लगता है कि इतने सारे महंगे महंगे लहंगे खरीद तो लिए, अब करना क्या है। बात तो सही है, लेकिन कहीं कोई आप डिजाइनर को दे सकते हैं, उसका कुछ चेंज करवा सकते हैं, यानी कि लहंगा नीचे का वही रहे, ऊपर का कुछ जो आजकल की स्टाइल का है उसमें कुछ लॉन्ग कुर्ती बनवा ले। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। किसी एक फैशन डिजाइनर के पास जाना पड़ेगा, तो वो कुछ ना कोई विकल्प जरूर निकाल देंगे। तो ये हमारी डिजाइनर सखी दीपा जी ने आपको टिप्स दे दिए हैं। ऐसा तो नहीं है, बस एक शौक है कि हाँ जो है पुराने उनका क्या किया जाए, वो दिमाग में कभी कभी फितूर चलता रहता है। और उसके अंदर जो कड़क करने के लिए जो होता है ना, एक कपड़ा होता है, हाँ जो कैन हाँ, तो अगर वो निकाल देना तो उसके बाद भी हम पहन सकते हैं, क्योंकि उसके कारण वो फूला फूला सा लगता है, उसको निकालने के बाद में वो सिंपल सा हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है। वैसे एक और चिंता का विषय है देर रात तक जागना। अरे ये बात तो आप पूछो मत सोनाली, आप हम के साथ पता नहीं घर में कितने ही घरों में कितने हमारे जो भी श्रोता हैं, सखियां हैं, वो कह रही होंगी भाई हमारे घर में भी इस बात को लेके बच्चों को तो हम कहते हैं भाई फोन साइड में रख दो या जल्दी सो, समय पे सो। छोटे बच्चों को भी सुनाना पड़ता है ना कि जल्दी स्कूल का कल समय होने वाला है, बस अब सोने का वक्त हो गया, सो जाओ। खासकर युवाओं को डांटना बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उन्हें डांट भी नहीं सकते, इस उम्र में है वो लोग, और उनके लिए दिल दुखता है कि अरे भाई अगर देर रात तक जागोगे तो फिर एसिडिटी है और बहुत सारी समस्याएं, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ऐसी अनेक समस्याएं हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, दीपा, हमें तो देर रात तक जागने की आदत नहीं है। देर रात तक जागने से मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और शरीर के जरूरी हार्मोन्स पर सीधा असर पड़ता है, जो रात की अच्छी नींद में ही बनते हैं। इसलिए रात में जल्दी सोना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आर्मी पुलिस को रात भर जागना पड़ता है, वो तो अपना पहरा देते हैं, जिनके कारण हम चैन की नींद घर में सोते हैं। और एक संदेश आया है कि देर रात तक सोने की आदत आजकल बहुत आम हो गई है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ये भी कहती है कि बहुत हानिकारक हो सकती है। जब हम देर रात तक जागते हैं तो शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, ऐसी समस्याएं होती हैं। और इन आदतों को सुधारने के लिए हमें समय पर सोना, उठने की दिनचर्या बनानी चाहिए। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी रखना बहुत जरूरी है, और सच में बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर हमें लगता है, मान लीजिए अगर हमने ये निश्चित किया है कि हम रात को 10 साढ़े 10 सो जाएंगे, तो बहुत जरूरी है कि 9 बजे तक आप ये टीवी, फोन, इन सब चीजों से आप बिल्कुल अलग हो जाइए। देखिए यहाँ पे सोनाली मुस्कुरा रही है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो कि फोन पर होते हैं। 10 साढ़े 10 बोला है तो मुझे हंसी आ गई कि तो बहुत ही आम बात है, 10 साढ़े 10 12 बजे के पहले कोई सोता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जिनकी दिनचर्या अगर सुबह जल्दी वाली है और निश्चित है, तो वो बिल्कुल सुबह जल्दी उठने के लिए तो इतनी बजे सोना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 7-8 घंटे की एक पर्याप्त अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, दीपा, देर रात तक जागना जैसे आज का फैशन हो गया है। बच्चे या बड़े जैसे तैसे रात होती है उनका कार्य करने में और भी मन लगता है, फिर जब सुबह सुबह उठाने जाओ तो कोई इधर करवट बदलता है तो कोई उधर। देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जल्दी सोए और जल्दी उठे, आप स्वस्थ रहे और ताजगी महसूस करेंगे। अच्छा, एक संदेश कहता है, भाई आजकल तो समूची दुनिया को ही मुट्ठी में कर लेने की होड़ के चलते किसी को नींद ही कहाँ जो सोते। अरे 2-4 झपकी आ भी गई तो जो लग भी गई, सो गई, लेकिन फिर ये लगन भरी होड़, अरे नींद ही नहीं बल्कि भोजन पानी जैसे सब दिनचर्या को ही प्रभावित कर रही है। फिर भी लगन तो लगन ही है, और उनके अगन में भला कौन नहीं है। तो शायद ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो भाग दौड़ की दुनिया है, इसमें नींद की वक्त का समय कहाँ, लेकिन नींद भी एक हमारा जो प्राकृतिक साइकिल है हम लोगों के शरीर का, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो जो आपके दिमाग की जो सारी संरचनाएं हैं और जो इस तरह से काम होना चाहिए दूसरे दिन मुस्तैदी से, वो उतना जो सतर्क हमारा दिमाग रहना चाहिए वो रह नहीं पाता। तो रात की नींद बहुत जरूरी है। और है ना, सामने वाले की ना हम चेहरे से ही पढ़
लेते हैं कि इनकी आज नींद नहीं हुई है, आंखों में सूजन दिखाई देती है, चेहरा भी ऐसा सूजा हुआ दिखता है और थका थका सा दिखता है, आंखों के नीचे काले घेरे दिखते हैं, तो सामने वाला जल्दी से समझ में आ जाता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। हमारी एक सखी ने लिखा है कि नींद ना होने से हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता है, हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको देर रात तक काम करने की, जागने की आदत है तो इस आदत से जल्दी बदल लीजिए। ये आदत आपके लिए कई परेशानियां निर्माण कर सकती है, बहुत सारे नुकसान है। फिर भी अगर नींद ना आए तो कुछ ऐसा संगीत सुना जा सकता है। आप एक संदेश के बारे में बता रही थी सोनाली। ये जो नींद से जुड़ी हमने बातें की ना कि लोग देर रात तक जागते हैं, तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि देर रात तक आज के युवक युवतियों को जागना ही पड़ता है। आजकल की जॉब भी ज्यादातर इंटरनेट पर होती है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को विदेशों का समय में जो है बहुत फर्क होता है, तो देर रात तक जागना ही पड़ता है। क्षमा कीजिए। अगर ये देर रात तक उन्हें जॉब के कारण से जागना पड़ता है तो बात अलग है, पर कोई लोग ऐसे जॉब नहीं है फिर भी जानबूझ के जागते हैं। तो अगर जिन्हें मजबूरी है, जिन्हें काम करना ही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और जिन्हें नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, रात को देर तक जागना पड़ता है, वो बहुत ध्यान रखते हैं कि दिन में ज्यादा नींद लेते हैं, यानी उस तरह से उनकी साइकिल एडजस्ट करके रखी है। पर जो लोग अगर
नहीं है, उनकी इस तरह से काम नहीं है, तो उन्हें देर रात तक नहीं जागना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि अपने शरीर और अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है कि समय पे सोएं, समय पर जागें और समय पे खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह से अपने शरीर का तो जिस तरह से हम ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बहुत जरूरी एक हमारे घर का हिस्सा है किचन। बिल्कुल, हमारे रसोई घर, जहां से सब कुछ निकल कर आता है, आपका स्वाद और आपका सेहत भी। तो यदि देखो ना, अगर अपना किचन साफ सुथरा रहे और जब बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन स्वच्छता से बने, तो क्या बात है। उसकी जो सौंधी सौंधी जो खुशबू जब आती है, जैसे आप घर में घुसे और कुछ अच्छा स्वादिष्ट बनता होता है ना, तो कैसे बच्चे बोलते हैं आज क्या बन रहा है घर में मम्मी, क्या बनाया, भूख लगी जल्दी से दे दो। और ये बच्चे तो बोल देते हैं, पर मम्मियों को बाद में खिलाने पिलाने से जो खुशी मिलती है और उसके बाद में जो सफाई करना पड़ता है, उसमें अगर परिवार का सहयोग मिल जाए तो मम्मियां भी थोड़ा सा सुकून महसूस करेंगी, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, 1-2 दिन से मेरा रसोई घर की सफाई ही चल रही है, बहुत दिनों तक बंद रहने पर कुछ ज्यादा ही सफाई करना पड़ता है, इसलिए कुछ टिप्स आज ले लेती हूँ। क्या बात तो है। किचन की सफाई रोजाना करना सबसे जरूरी है। खाना खाने के तुरंत बाद गैस स्टोव, प्लेटफॉर्म को पर इस्तेमाल किए गए बर्तनों को साफ कर लेना चाहिए, इससे गंदगी जमा नहीं होती है और काम भी आसान हो जाता है। यानी क्या होता है ना कि बच्चों ने खाना खाया ना दीपा, तो उन्हें भी आदत डालना है कि अगर उसमें कुछ 1-2 कौर रोटी के या कुछ चावल के दाने या कुछ सब्जी बच गई है, उसे पहले ही निकाल के रखना है और प्लेट को पानी से धो के रखना है। बिल्कुल सही। हाँ, तो क्या होता है ना कि उसमें वो जो है ना, फिर उसमें कड़क नहीं होगा उसमें प्लेट में, और फिर उसे धोने में आसानी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें बचपन से ही बच्चों को सिखाना है कि भाई इस तरह से आप काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आप जब भी आप खाना खा लेते हैं और कुछ बच जाता है, जैसे वो खड़ी मिर्च है या कुछ ऐसे मसाले हैं, कभी कहीं खड़े मसाले डालते हैं तो हम उसे साइड में कर देते हैं, तो उसे हमेशा अपने कचरे के पेटी में, कचरे के दान जो घर में रखा हुआ है उसमें आप डस्टबिन में डालें। और खाना बनाते समय तेल और मसाले भी गिर जाते हैं, उससे चिकनाई जमा हो जाती है। और इसके अलावा सिंक किचन का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला हिस्सा है रसोई का, तो रोजाना सिंक को साफ करना बहुत जरूरी है। सप्ताह में 1 बार बेकिंग सोडा या सिरके से गहरी सफाई आप कर सकते हैं, इस पे बदबू और कीटाणु भी खत्म होते हैं। साथ ही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि डस्टबिन की सफाई भी बहुत जरूरी है, कि समय रहते उसमें कुछ लोग तो उसमें प्लास्टिक की लाइनिंग लगा लेते हैं, पर जिनका बड़ा घर है, जो थोड़ा सा किचन से यानी घर से दूर रख सकते हैं, यानी कि क्या होता है ना, छोटे छोटे कीड़े भी पनप जाते हैं ना उसमें डस्टबिन में, अगर हम उसमें अनाज वगैरह डाल देते हैं, तो अगर उसे दूर रख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके हर 2-3 दिन में अच्छे से धुलाई करने के बाद में फिर उसे किचन में पास में रखना चाहिए, जो बहुत अच्छा है। और साथ में एक हमारे सखी ने भी ये लिखा है कि एग्जॉस्ट फैन जो होता है किचन में लगा हुआ है, आजकल चिमनी लगाते हैं, तो उसकी भी सफाई समय समय से करना चाहिए। चिमनी की सफाई तो अगर हम नहीं कर सकते तो किसी स्पेशलिस्ट को बुला के उसके सफाई करवा लेना चाहिए। और चिमनी की अगर सफाई नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में से तो उसमें से तेल और कचरा नीचे गिरने लग जाता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी सफाई समय समय पर हो। और फ्रिज में रखी चीजों को भी समय समय पर जांचते रहना बहुत जरूरी है सोनाली। खराब या बासी भोजन तुरंत हटा दें और सप्ताह में 1 बार फ्रिज को साफ करने की कोशिश करें, ताकि उसमें ताजगी बनी रहती, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि महिलाएं बहुत काम कर रही होती हैं, मतलब सभी जगह आजकल महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है हर जगह बढ़ गया है ना, वो घर में भी काम कर रहे हैं, वो बाहर भी कर रहे हैं, बाहर नहीं भी है तो घर से कोई व्यापार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने उनका समय लगा हुआ रहता है। तो अगर एक सप्ताह में 1 बार आप सफाई नहीं कर सकती तो 15 दिन में 1 बार तो बहुत जरूरी है। आप देखते करते रहिए, छानते भी, ये तो हम कर ही सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप नौकरी पेशा है, आपको समय नहीं मिला तो किसी से करवा लीजिए, किसी की सहायता लीजिए आप, क्योंकि अगर आप पैसे क्यों कमा रहे हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए, तो आप भी पैसे देके काम करवा ले सकते हैं। किसी से करवाइए कि आज ये फ्रिज साफ हो जाना चाहिए, इसमें का जो है सब सामान हटा दीजिए, तो ये करवाना बहुत जरूरी है। गहरी सफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात है दीपा, किचन में जो पेस्ट कंट्रोल करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो कीड़े आ जाते हैं उसमें, कॉकरोचेस, चींटियां वगैरह हो जाती हैं, और ये हमारे किसी भी तरीके की कोई भी हम तरीके अपना ले उससे जाते नहीं है। तो बहुत जरूरी है ये समय समय पर ये भी करवाते रहें पेस्ट कंट्रोल। और साथ ही एक आदत हमें डालना चाहिए कि खाना ढक कर रखना चाहिए। बिल्कुल भी दूध का बर्तन हो या फिर सब्जी हो, दाल हो, उसे तुरंत के तुरंत ढकना है कि अभी मैं खा ही
ही रही हूँ, पर नहीं, जब तक आप खा रहे हैं 3-4 मिनट तक वो खुला रहेगा तो उसमें कीटाणु गिर सकते हैं, कुछ मच्छर गिर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं, गाना सुनना है। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। मजेदार ओ जनाबे आली। तो दीपा, हमारे श्रोताओं ने, सखियों ने सारे विषयों पर बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली